हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंदर ऑलरेडी हम रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी बातें हम कर चुके थे बेटा। हमने अपनी एक्सरसाइज जो है 1.1 वो भी सॉल्व कर ली थी। आज हम बात करेंगे हमारे इसी सेट चैप्टर के अंदर, कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और बात करेंगे हम एम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है बच्चे, अब देखो जिस तरीके से यहाँ पे नेम दिया हुआ है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या होता है बेटा? खाली होता है। एम्प्टी का मीनिंग जो होता है वो खाली होता है। और जब इसे बोला जाएगा एम्प्टी सेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा सेट जो कैसा हो भाई? खाली हो। और खाली सेट कब होगा? जब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। मान लीजिए एक सेट है ए, ठीक है बच्चे, इसमें मैंने लिखा 1 और लिखा मैंने 2। तो ये बताइए जो ये सेट है इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, एक तो 1 है और एक क्या है? 2 एलिमेंट है। अगर मान लीजिए मैंने एक और सेट ले लिया, सेट बी, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे और जो एलिमेंट मैंने ये लिख दिए। ठीक है बच्चे, अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो सेट बी है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। आप बोलेंगे मैम देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द सेट बी। आपने क्या बताया कि जो सेट बी है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, आपने ये बात बोली। आपने ये बताया कि जो सेट ए है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? इसमें 2 एलिमेंट्स थे। तो जो हमारा एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं बेटा? 0 हो जाते हैं। और या बोल सकते हो कि वो सेट बिल्कुल एम्प्टी होता है, वो सेट बिल्कुल खाली होता है, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आपका कोई एक सेट है जिसका नेम है सी, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या करा? मैंने आपको बोला कि वो खाली सेट है, तो यहाँ पे कुछ लिखूंगी मैं? कुछ भी नहीं लिखूंगी, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं लिखूंगी। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि बिना ब्रैकेट के तो हमें पता है सेट बनेगा ही नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस सेट के अंदर आप ज़रा काउंट करिए कि कितने एलिमेंट्स हैं। आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? नो। तो आपको जब यहाँ पे अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो आप क्या बोल सकते हो? देयर आर नो एलिमेंट इन दिस सेट। कोई एलिमेंट ही नहीं है इस सेट में। तो इस तरीके का सेट जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? 0 हो जाते हैं। या फिर जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, या जो सेट कैसा हो बेटा? बिल्कुल खाली हो। जो सेट बिल्कुल खाली हो उसी सेट को बोला जाता है आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, आई बात समझ में? एम्प्टी सेट वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपके एम्प्टी सेट होते हैं, इन सेट्स को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो दूसरा नेम होता क्या है? एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोल सकते हैं बच्चे। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है एंड एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोला जाता है। ये जो तीनों नेम है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। चाहे आप एम्प्टी सेट बोल दीजिए, चाहे आप नल सेट बोल दीजिए, और मन करे तो आप वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में इन तीनों सेट में से अगर कोई भी नेम आ जाता है तो आपको ये बात समझनी है कि ये इस ऐसे सेट के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। देयर आर नो एलिमेंट इन दैट सेट। अगर ये नाम दे रखा हो तो आपको क्या समझना है कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, उसी सेट को एम्प्टी सेट बोला जाता है। या फिर उसी सेट को हम नल सेट भी बोल सकते हैं, या फिर उसी सेट को हम क्या कह सकते हैं बच्चे? वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स का जो है वो सेम मीनिंग यही निकल के आता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो, नो एलिमेंट। ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा उसी को हम बोल देंगे हमारा एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? उसके बाद देखिए ज़रा आप, ये जो एम्प्टी सेट होते हैं इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है या सिंबल होता है वो होता है हमारा फाई।
वो क्या होता है बच्चे, वो होता है फाई। अगर कहीं पे आपको इस तरीके से फाई बना दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। फाई का मतलब ही ये होता है नो एलिमेंट, ठीक है। और जब आप सेट को इस तरीके से करके लिख देते हैं तो क्या आपको यहाँ पे कोई एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, नो एलिमेंट हो जाएगा। और जब एलिमेंट नहीं होगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, एम्प्टी सेट बोल दिया जाएगा। उसे क्या बोलेंगे बच्चे, उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे हम। तो ये जो एम्प्टी सेट होता है या फिर ये जो नल सेट होता है, इसको डिनोट करने के ये दो सिंबल होते हैं। एक तो होता है फाई और एक, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप फाई नहीं लिखना चाहते हो इसके लिए तो आप कुछ इस तरीके से ये दो ब्रैकेट बना दीजिए। ये जो ब्रैकेट है खाली वाला और ये जो फाई है, ये दोनों सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं आपके नल सेट को, ठीक है बच्चे। आगे बात समझ में चलो। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है। कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम कि ये हो गया एक फाई और अगर इस तरीके से ये लिख दिया जाए तो क्या ये भी एक नल सेट होगा, ये नल सेट कहलाएगा आपका, या फिर ये जो ऊपर फाई लिखा हुआ है ये नल सेट कहलाएगा, या फिर ये दोनों एक ही बातें हैं, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है इसकी सच्चाई, क्या है, चलो आइए वो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब भी आपको एक सेट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एक सेट बनाया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, ये एलिमेंट लिखा। सेट बनाने का तरीका क्या सिखाया था मैंने आपको कि बेटा सेट बनाने के लिए एक तो आप ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, ब्रेसेस से आप इसको क्लोज करेंगे और जो भी एलिमेंट है उस सेट के अंदर उसको डिफरेंशिएट या डिस्टिंक्ट दिखाने के लिए आप कोमा का यूज़ करते हैं। ये बात आगे समझ में। तो एलिमेंट्स कितने हैं, अब इसके अंदर काउंट करो, एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन दिस सेट। ये बात आई आपको समझ में, जो मैंने बोला 4 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, ठीक है। तो एक बात तो ये श्योर हो गई कि ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ लिखा होता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एलिमेंट ऑफ दैट सेट। अगर ये सेट का एग्जांपल है और मैं पूछूं कि इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो हम बोल देंगे 4 5 6 7 जो है इस सेट के एलिमेंट हैं, यही तो बात बोलेंगे। और क्या हमने समझ लिया कि जब भी इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, उस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। तो ये जो ब्रैकेट लग जाता है दोनों तरफ से, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। आ गई बात समझ में। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने ये वाला लिया, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि ये वाला नल सेट कहलाता है या फिर ये वाला नल सेट कहलाता है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये वाला नल सेट कहलाता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये वाला तो नल सेट होता है, बट ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये नल सेट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया बच्चे, मैंने ये बोला कि जब ये फाई होता है तो वो तो कहलाता है आपका नल सेट, ठीक है। लेकिन जब इसी फाई को आप ब्रैकेट में डाल देते हो तो ये नल सेट नहीं कहलाता, ये कहलाएगा एक सेट कहलाएगा जिसके अंदर अ सेट विच हैव एलिमेंट फाई, इसका मतलब ये होता है। अब ये क्या मैंने लिख दिया, अब इसी चीज़ को हमें समझना है। मैंने आपको ये समझाया कि जब भी हम किसी ब्रैकेट के अंदर, जैसे ये करली ब्रैकेट के अंदर अगर मैं कुछ लिख देती हूँ, मान लीजिए मैंने एक सेट लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे एक सेट Z, ठीक, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक, ये लिख दिया मैंने। और मैंने आपको ये सिखाया था सेट तभी कहलाएगा जब हम उसे इनक्लोज करेंगे ब्रैकेट से, जब तक इस ब्रैकेट से ये इनक्लोज नहीं होगा वो सेट नहीं कहलाएगा, और जब तक ये कोमा नहीं लगाएंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेट जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक, और यहाँ पर जो भी लिखे जाते हैं वो उसके क्या लिखे जाते हैं, उस सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात बोल सकती हूँ कि ये जो Z सेट है, द सेट Z हैव 3 एलिमेंट्स, सही बात लिखी है मैंने, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो ये 3 एलिमेंट्स है। और कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चे, ये है 2 और 4 और 6, ठीक है। ये मैंने एक सेट Z ले लिया। अगर मान लीजिए मैं Z की जगह यहाँ पर एक और एग्जांपल लेती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक सेट लिया है A, ठीक, और उसमें क्या करा भाई, ब्रैकेट लगाया क्योंकि सेट कहलाना है, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये फाई लिख दिया,
तो मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया कि जब भी इस करली ब्रैकेट के अंदर कुछ अंदर लिखा होता है तो वो उस सेट का एलिमेंट कहलाता है। जब यहाँ पर इस करली ब्रैकेट के अंदर ये 5 लिखा हुआ है तो 5 क्या कहलाएगा, इस सेट का एलिमेंट कहलाएगा। तो क्या बोला जाएगा, 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये चीज़ कहलाएगी, है ना। तो ये नल सेट कैसे हुआ भाई, ये तो नल सेट हो ही नहीं सकता ना। नल सेट तो वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, नो एलिमेंट, ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए। बट ये जो सेट ए है इसके अंदर तो 5 हमें एक एलिमेंट मिल गया ना, तो ये जो होता है ये आपका नल सेट नहीं होता बेटा, ये नल सेट नहीं होता। इसका मतलब है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो 5 है वो एक एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है उसके अंदर 5। जबकि अगर हम अकेला 5 लिख देते हैं तो ये कहलाता है नल सेट। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला, यदि आपको सिंपल कहीं पे 5 और ये ब्रैकेट बना हुआ दिख जाए तो आप बोलिएगा उसको नल सेट। ठीक है, बट अगर इस ब्रैकेट के अंदर आपको 5 लिखा हुआ दिख जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 5 जो है उसका एलिमेंट है। जब 5 उसका एलिमेंट है तो वो नल सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि नल सेट कहता है 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 5 एलिमेंट है उस सेट का। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी, मैंने जो यहाँ पर आपको समझाया। ठीक है बेटा, उसके बाद हम नल सेट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब तक मैंने क्या बताया आपको, डेफिनेशन बताई नल सेट की। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सेट किस तरीके से डिनोट किया जाता है, और मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताया कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात कर लेंगे नल सेट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं तो इसमें क्या बोला है इन्होंने, इसने बोला है कि बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर द सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब हमें पता है द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, ये चीज़ होती है। बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है कि एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो कहाँ पढ़ रहा है प्रेजेंटली, आज के डेट में, वर्तमान में प्रेजेंटली वो पढ़ रहा है क्लास 10th में और क्लास 11th में। ठीक है, इसने क्या बोला कि बी जो है एक ऐसा सेट है, इस सेट के अंदर उन स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं जो बच्चे 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, और वो 11th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है कि वो एक टाइम पे 10th में भी हो और एक टाइम पे वो 11th में भी हो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई राम बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है भाई, उसे 10th में पढ़ रहा है और 10th में उसे एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जब ये बच्चा 10th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम देगा या फिर 10th क्लास में वो पढ़ रहा होगा, तो उसी टाइम पर क्या वो 11th क्लास में भी हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई एक बच्चा आपका 10th क्लास में हो और उसी टाइम पर वो 11th क्लास में भी हो, तो ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये कैसा सेट हो गया आपका, ये जो सेट हो गया हमारा, ये हो गया नल सेट, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये सेट हो गया हमारा एम्प्टी सेट, ये बोल सकते हैं ना इसको हम। एम्प्टी सेट हमने क्या सीखा था, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, जिसमें एलिमेंट हो ही ना, जिस सेट के अंदर 0 एलिमेंट हो। तो ये जो हमने यहाँ पे सेट बनाया है ये भी तो एक 0 एलिमेंट का ही हो गया, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता जो 10th में भी हो और 11th क्लास में भी हो एक ही टाइम पर। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद बात करते हैं हम इसी का सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या बोलता है, ये कहता है कि ए जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट एक्स है। ठीक है, एक्स एलिमेंट है, और इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि ये जो एक्स है ना ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसने क्या बोला, मान लीजिए एक नंबर लाइन बना ली मैंने, ये 0 हो गया, एक ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, इन्होंने कंडीशन ये दी है कि x एलिमेंट है ए सेट का, लेकिन जो x होगा वो क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा, 1 से बड़ा तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपको क्या इक्वल्स टू लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। जब इक्वल्स टू नहीं दिख रहा तो क्या हम 1 को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं? 1 तो नहीं है, 1 से बड़ा, चाहे 1.1 हो, चाहे 1.2 हो, चाहे 1.3 हो, बट x जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा
बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, x आपका यहाँ से x 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर होगा। उसके अंदर ना तो 2 इंक्लूड करेंगे और ना ही 1 इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इक्वल्स टू का साइन हमें नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन होता तो हम उसमें 1 को भी इंक्लूड कर लेते और 2 को भी इंक्लूड कर लेते, बट चूंकि यहाँ पे ये साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, चाहे कुछ भी हो सकती है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 कुछ भी हो सकती है। और x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 से छोटा क्या हो जाएगा, चाहे वो क्या हो आपका, चाहे बेटा वो आपका 1.7 हो, सॉरी 1.7 हो, चाहे वो 1.9 क्यों ना हो, चाहे वो 1.99 क्यों ना हो, बट वो 2 नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है x की वैल्यू जो होगी वो 1 से तो बड़ी होगी, बट जो 2 से है वो छोटी होगी। ठीक है, और x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये बात भी है इसमें कंडीशन। इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं कि x जो है वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, जिसमें 1 और 2 इंक्लूड नहीं करना है, बट x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर के लिए तो भाई 1 के बाद सीधा 2 ही आता है ना नेचुरल नंबर। अब जो 1.1 है या फिर 1.2 है या फिर 1.9 जो है, दीज आर नॉट द नेचुरल नंबर्स, ये आपके नेचुरल नंबर तो है ही नहीं भाई। 1 के बाद सीधा जो नेचुरल नंबर आता है वो 2 आता है। तो इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या कह रही है, तो ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं है के अंदर, ए क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, क्योंकि 1 के बाद जो दूसरा नेचुरल नंबर आता है वो 2 ही आता है। इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इनके बीच में जो भी नंबर एग्जिस्ट करेगा वो कैसा नंबर होगा, आपका डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल नंबर के क्या होता है, अगर इसे हटाओगे तो ये क्या बन जाता है आपका, एक रैशनल नंबर बन जाता है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमने ये जाना कि 1 और 2 के बीच में कोई भी आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब नहीं है तो ए क्या हो गया आपका 5 हो गया, या फिर ए क्या हो गया आपका एक नल सेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखिए इसका जो हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो बी एक आपका ऐसा सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है और जो x है भाई वो क्या है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही क्या होगा आपका x होगा। और साथ में ये भी बोला है कि x जो है आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या बोला है इन्होंने, x आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। अब ज़रा इस इक्वेशन को देखो, इसमें क्या बोला है इन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, ये बात बोली हुई है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है। जब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, जब लेफ़्ट साइड से, जब मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट साइड से कहाँ लेके आती हूँ, राइट साइड में लेके आऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है तो यहाँ पे जब लाऊँगी तो ये प्लस का हो जाएगा। भाई ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी लोअर क्लासेस के अंदर। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका 2 के बराबर आ गया। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर जब 2 के बराबर है और जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, रूट ले लूँगी 2 के ऊपर। 2 के ऊपर जब मैंने रूट लगा दिया तो ये क्या बनता है भाई, यहाँ पर ये हटाने के बाद प्लस माइनस बनता है, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो प्लस माइनस √2 बनता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर एक तो आ गई आपकी √2 और एक वैल्यू आ गई आपकी -√2, ये 2 वैल्यूज़ आ गई ना। इसे जब मैंने सॉल्व करा तो x की 2 वैल्यूज़ मिली मुझे, एक मिली मुझे यहाँ पे √2 और एक मुझे मिली -√2, ये 2 वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर मिल गई हैं। ठीक है बच्चे, अब इसने ये बोला है कि हमें b जो है वो एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर हमें x की वैल्यूज़ लिखनी है, बट इन्होंने कंडीशन ये दे दी है बेटा कि जो ये x होगा ना, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और √2 हमें पता है ये रैशनल नंबर नहीं होता, ये क्या होता है हमारा, ये इररैशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, इररैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द p/q फॉर्म, जिसे p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और जहाँ पे कंपल्सेशन ये होता है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। यही तो बात होती है ना, रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही तो कहती है, रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। बट ये जो √2 और -√2 होता है ये तो आपका इररैशनल नंबर हो गया। तो जब मैंने ये इक्वेशन सॉल्व करी, देखो ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि b एक ऐसा सेट है
जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स इस x के सॉल्यूशन है। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिले थे, हमें मिला था एक √2 और एक -√2, ये मिला था, ठीक है। तो बी सेट ये होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये कंडीशन भी दे दी कि x जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। बट ये दोनों तो भाई आपके इर्रेशनल सॉल्यूशंस हैं, जो नंबर ये निकले ये क्या निकला आपका, ये इर्रेशनल नंबर निकला। बट बी के अंदर कैसे नंबर लिखने थे, कैसे एलिमेंट होने चाहिए थे, रैशनल नंबर होने चाहिए थे। तो इसका मतलब बी आपका खाली रह गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका बी जो है वो क्या हो गया, खाली हो गया। मतलब कि बी क्या हो गया, आपका एक नल सेट हो गया। बी क्या हुआ, आपका एक नल सेट हो गया। या फिर आप इस तरीके से लिख दीजिए, बी जो है आपका नल सेट हो गया। या फिर क्या बोल देंगे इसको, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं हम, है ना। या दूसरा एक और नाम क्या था इसका, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं हम इसे। ये बात हो गई ना। तो थर्ड पार्ट आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से हमारे एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखो इन्होंने क्या बोला है, सी जो है आपका एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक्स एलिमेंट्स हैं। ये जो एक्स एलिमेंट्स हैं ये कैसे एलिमेंट्स हैं भाई, ये होने चाहिए, एक तो इवन होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, ये ग्रेटर देन 2। ये 2 से क्या होने चाहिए बेटा, बड़े होने चाहिए। इसमें क्या क्या कंडीशन दे दी इन्होंने, कंडीशन ये दे दी कि जो प्राइम नंबर है 2 से बड़ा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कहने का मतलब सी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो क्या क्या हों, एक तो इवन नंबर हो, ठीक, क्या हो भाई, एक तो वो इवन नंबर हो, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन इन्होंने ये दी कि वो एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक, दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरा इन्होंने बोला कि वो जो प्राइम नंबर होगा भाई वो कैसा होना चाहिए, वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, ठीक। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, हम ज़रा फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर कि 2 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर होता है। एक तो 2 हो गया आपका, ठीक है, बट हम 2 को लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर कैसा होगा, ग्रेटर देन 2, हमें 2 से बड़ा लेना है, तो 2 तो हम लेंगे नहीं इसके अंदर। 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 हो गया, उससे बड़ा प्राइम नंबर 5 हो गया, उससे बड़ा प्राइम नंबर 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद आपका 17 हो गया, उसके बाद 19 हो गया, हाँ, फिर क्या आ गया आपका 23। बेटा अब जब आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे तो आप देखोगे कि जितने भी आपके प्राइम नंबर्स आगे निकल के आएंगे वो सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपके ऑड नंबर होते हैं। वो कैसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। हमें एक बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि जो इवन प्राइम नंबर होता है, ये बात हमें याद रखनी है कि जो इवन प्राइम नंबर होता है मैथ्स के अंदर सिर्फ वो एक ही नंबर है, वो है 2। क्या है, 2। इसके बाद जितने भी आपके प्राइम नंबर्स आएंगे, 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे ऑड होते हैं। वो सारे कैसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। वो प्राइम नंबर भी हो भाई और इवन भी हो, तो ये दोनों कंडीशन सिर्फ एक नंबर सेटिस्फाई करता है, वो क्या है आपका 2। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन भी है और क्या है भाई, प्राइम भी है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे कंडीशन बेटा क्या दे दिया, इन्होंने बोला है कि 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें ये चीज़ पता है कि 2 ही इकलौता ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इवन होने की भी और प्राइम नंबर होने की भी। 2 से बड़े जितने भी नंबर्स आपके प्राइम नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हमारे ऑड होते हैं। तो इन्होंने बोला है सी के अंदर ऐसे एलिमेंट लिखिए जो क्या हो, इवन भी हो, प्राइम नंबर भी हो, बट 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़े तो सारे ऑड हैं, इवन तो है ही नहीं। इट मीन्स कि सी जो सेट होगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट। इसके अंदर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो सी कैसा सेट हुआ बेटा, सी जो है हमारा एक नल सेट हो गया। सी कैसा हुआ, नल सेट हो गया। आप इसे इस तरीके से लिखिए या फिर आप इसको इस तरीके से लिखिए, दोनों ही बातें क्या हैं आपकी, सही हैं। आ गई बात समझ में कि नल सेट किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा फाइनाइट सेट। यहाँ पर देखिए
फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं बच्चे जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट जो हैं वो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा? काउंट कर सकते हैं इजीली। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने एक सेट बनाया ए, ठीक है। इस सेट के अंदर मुझे कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं? मुझे लिखने हैं वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? वोवल्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो क्या बनेगा ये? ए, ई, आई, ओ, यू, ये बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। ये ही होते हैं ना वोवल्स, इसके अलावा तो और कोई वोवल्स है नहीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो आप यहाँ पे क्या काउंट कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को? हाँ जी, मैं इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकती हूँ। काउंट करिए, 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स मिल गए मुझे यहाँ पे? 5 एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। कितने एलिमेंट्स मिले मुझे यहाँ? 5 एलिमेंट्स मिल गए। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को। यदि हम किसी गिवन सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। मैंने क्या बोला? यदि किसी गिवन सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं तो वो कहलाता है आपका फाइनाइट सेट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे जो आपके W, मैंने एक सेट ले लिया और इस सेट के अंदर मैंने क्या करा है? मैंने लिखा है डेज ऑफ योर वीक। जो हमारा वीक होता है, जो हमारा सप्ताह होता है, वीक के जो डेज होते हैं वो मैंने लिखे, ठीक। वीक के डेज क्या होते हैं? आपका होता है संडे, फिर होता है मंडे, फिर होता है आपका ट्यूसडे, फिर होता है हमारा वेडनेसडे, फिर होता है हमारा थर्सडे, देन होता है फ्राइडे और उसके बाद होता है हमारा सैटरडे। मैंने एक ऐसा सेट बनाया जिस सेट के अंदर मैंने डेज ऑफ द वीक लिखे, ठीक है। वो सारे डेज लिख दिए। अब मैं चेक करूँगी कि क्या मैं इन एलिमेंट्स को, क्या मैं ये जो W सेट है इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकती हूँ, गिन सकती हूँ। तो मैंने गिनना शुरू करा, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? 7 एलिमेंट्स मिले इस सेट के अंदर। मुझे क्या मिला है भाई? 7 एलिमेंट मिले हैं W सेट के अंदर। तो जब मैंने किसी गिवन सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर लिया तो वो क्या कहलाया? आपका फाइनाइट सेट कहलाया। क्या कहलाया बेटा? वो कहलाया आपका फाइनाइट सेट। आई होप आपको फाइनाइट सेट समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जिन सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? वो सेट जिनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, उन सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने लिया n, एक सेट लिया और ये n के अंदर मैंने एलिमेंट्स क्या लिखे? नेचुरल नंबर्स। n क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं, हम ये जानते हैं, है ना। n जो होता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे जब नेचुरल नंबर लिखना शुरू करा तो क्या आया? 1 2 3 4 5। उसके बाद ये नंबर्स क्या है? चलते चले जाते हैं, हमें इसका एंड नहीं पता। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो मैं इनके एलिमेंट्स काउंट कर सकती हूँ क्योंकि हमें इसका एंड ही नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पे लास्ट नंबर क्या आने वाला है। जब हमें यहाँ पता ही नहीं है कि ये जो हमने नंबर्स लेके हैं ख़त्म कहाँ पर होंगे, तो हम क्या काउंट कर पाएंगे? नहीं, हम इन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। जब हम किसी सेट में एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाते हैं तो वो सेट कहलाते हैं आपके इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाते हैं? वो आपके इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि G, मैंने एक सेट लिया है और वो G है क्या? जैसे मैंने कोई एक लाइन बनाई बेटा, ये एक लाइन बनाई, तो ये कितने पॉइंट से मिलके बनी होगी? कितने पॉइंट से मिलके बनी होगी? बहुत सारे पॉइंट लगाए होंगे मैंने, ऐसे 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 ऐसे, है ना। बहुत सारे पॉइंट लगाए होंगे तब एक लाइन बनाई है मैंने। तो इस लाइन में क्या आप इन पॉइंट्स को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब इन पॉइंट्स को मैं काउंट नहीं कर पाऊँगी तो क्या वो फाइनाइट सेट कहलाएगा या इनफाइनाइट कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिन सेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को बच्चे काउंट नहीं कर सकते। जिन एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर तो वो कहलाएंगे आपके इनफाइनाइट सेट।
ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ये पॉइंट वाली अगर लाइन आपको लिखवाऊँ तो मुझे क्या बोलना होगा, ये नोट करिए, जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पर जो है जितने पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का हमने एक सेट बनाया है जी। अगर ऐसा करते हैं तो ये जो जी सेट होगा ये सेट कहलाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट कहलाया बेटा, ये कहलाया हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में समझ में आ गया। उससे पहले हमने क्या देखा था, नल सेट के बारे में बात करी थी, एम्प्टी सेट के बारे में बात करी थी। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 तरीके के सेट्स को समझ लिया है। ओके बच्चा, यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस चीज़ को ज़रा आप देखिएगा। यहाँ पर क्या है, ये चीज़ देखो, इसके अंदर क्या बोला है, इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बोला है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिएगा क्या बोला है इसके अंदर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट सेट विद इन ब्रेसेस। देखो मैंने आपको अभी इनफाइनाइट सेट का जब एग्जांपल दिया तो मैंने एक यहाँ पे सेट बना के दिखाया था, कौन सा, नेचुरल नंबर्स का सेट, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये लिख दिया। तो ये देखो ये क्या थे, आपके नेचुरल नंबर्स थे। ये क्या थे बच्चे, ये थे हमारे नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम सारे एलिमेंट्स लिख सके एक इनफाइनाइट सेट के। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये ख़त्म कहाँ होंगे नेचुरल नंबर्स, है ना। तो हम इसे ब्रैकेट्स में या फिर ब्रेसेस के अंदर नहीं लिख सकते सारे एलिमेंट्स को। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं इस तरीके के सेट में वो फाइनाइट नहीं होते हैं, उनका एंड कहाँ पर होगा वो चीज़ हमें नहीं पता होती है। ठीक है, देखिएगा उसके बाद क्या बोला है, वी रिप्रेजेंट सम इनफाइनाइट सेट इन रोस्टर फॉर्म। कुछ जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उन्हें हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का जो ये सेट बनाया है, ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर फॉर्म ही बोला जाता है, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो कुछ जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम उसके कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट किया था n से। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स एक सेट बनाया था जिसके अंदर मैंने इसके कुछ एलिमेंट्स लिख दिए थे, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स लिख दिए। उसके बाद क्या करना होता है, इनफाइनाइट सेट को जब आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ एलिमेंट्स आप उसके लिख दीजिए और उसके बाद 3 डॉट्स लगा दीजिए। जब आप ये 3 डॉट्स लगा देते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि ये जो सेट है आपका एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये 3 डॉट्स ये बात बताते हैं। अब देखो दोबारा से स्टार्टिंग से रीड करो, यहाँ पे क्या बोला है भाई, इन्होंने यहाँ पे बोला है इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे एलिमेंट्स हम एक इनफाइनाइट सेट के इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकें। हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं इनफाइनाइट सेट के अंदर वो फाइनाइट नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता कि कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस इनफाइनाइट सेट के कुछ एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4 जो थे आपके नेचुरल नंबर वाले सेट में, कुछ एलिमेंट्स को लिख देंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इंटीजर्स को लिखते हैं, इंटीजर्स को किस तरीके से लिखा जाता है, z जो होता है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ पे इंटीजर्स लिखने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखो 0 1 2 और उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा भाई हमें, उसके बाद हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देंगे। तो 3 डॉट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सेट जो है वो इनफाइनाइट है एंड आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा, इसलिए हमने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं। इसी तरीके से ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी यहाँ पे एक्सटेंड करता है, जहाँ पे क्या होगा, पहले -1 होगा, फिर क्या होगा -2 होगा। ये कुछ एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, उसके बाद क्या करूँगी मैं, यहाँ पर भी 3 डॉट्स लगा दूँगी। तो ये जो डॉट्स होते हैं यही हमें बताता है कि किस तरीके से हम इनफाइनाइट सेट को एक रोस्टर फॉर्म में इजी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। जो सारे इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको आप रोस्टर फॉर्म में जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, रोस्टर फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो।
ठीक है, ये बात आई समझ में। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्या होगा इसके अंदर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, कैन नॉट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर form. Why we can't describe these real numbers in roster form? Because the elements of this set do not follow any particular pattern. कोई जब पर्टिकुलर पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहा जो आपका रियल नंबर है, तो आप उसे किस तरीके से एक रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखो क्या क्या सीख लिया। हमने यहाँ पर ये देखा कि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते, इसी वजह से हम उस ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हमने ये सीखा कि आप कुछ एलिमेंट्स लिख दीजिए और कुछ एलिमेंट्स लिखने के बाद उसमें आप 3 डॉट्स लगा दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम ये समझ जाएंगे कि ये जो गिवन सेट है वो आपका एक इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद हमने ये देखा कि सारे जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पे रियल नंबर्स का। जो रियल नंबर्स होते हैं इसमें हर तरीके के नंबर आते हैं, इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं आपके और इसके अंदर इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, है ना बच्चे। इसमें रैशनल भी आएगा और इर्रेशनल नंबर भी आएगा। तो इसमें इतने सारे नंबर्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक सेट में बोलो, जैसे √2 हो गया, एक -√2 हो गया, एक 0 हो गया, एक पाई हो गया, हाँ एक क्या हो जाएगा आपका -√2 और लिख दो यहाँ पे √10 या इस तरीके से √3 लिख दो, √5 लिख लो। तो इन सब नंबर्स में ये सारे क्या लिखे हैं मैंने, रियल नंबर्स लिखे हैं। अब इन रियल नंबर्स के अंदर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। जब तक कोई पैटर्न कुछ नहीं होगा हम किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं लिख पाते, है ना। तो हम यही बोलते हैं कि इसके अंदर हमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट कुछ को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इनफाइनाइट सेट एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाएँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो आज हमने 3 सेट्स के बारे में बात कर ली और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा इक्वल सेट, सबसेट और इससे रिलेटेड जो अदर जो इन्फॉर्मेशन है, अदर कंसेप्ट जो है आपके इस चैप्टर में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आपको जो आज मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ और करते रहिए अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है इसका रिवीजन करिए, पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टॉपिक्स। एंड इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।